इस बात से मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैसे शहरों में जो महिलाओं के कम होने की या दुविधाओं की या जो भी समस्याएं हैं, उसका एक रीज़न ये भी है कि आप यहाँ नहीं कर सकते रंगमंच, बॉम्बे चलिए, वहाँ इट इज़ सेफ, यू कैन डू। तो यहाँ से सब चले जाते हैं बम्बई, और फिर हम नाटक में कास्टिंग के लिए सोचते हैं अब किसको लिया जाए। सुष्मिता जी, अगला जवाब मैं आपसे चाहूँगी कि आपने जब आप मतलब बचपन से ही आपका इन सब चीज़ों से नाता रहा, घर में कविता का माहौल था, साहित्य का माहौल था, तो आपके लिए बहुत पॉजिटिव था कुछ भी इस तरह का क्रिएटिव काम करना, पर बाकी लोगों के लिए मुश्किल होता है। पर अब जब आप थिएटर कर रही हैं, और हालांकि आपने अभी थोड़े दिनों पहले ही नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया, तो अब आपके पास पूरा समय ये सब करने के लिए, पर जब पहले नहीं दिया था तो सब चीज़ें कैसे मैनेज हो रही थी? हाँ, ये बहुत आपका सवाल बिल्कुल सही है, पर मैं इस पे बहुत दीर्घ रूप से वार्ता नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि किसी की पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा किसी को क्या इंटरेस्ट देगी। ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम औरतें इन जनरल किन ब्रॉड चीज़ों को फेस करते हैं जब हम थिएटर करते हैं, या विमेन एंड थिएटर के इंट्रैक्शन में व्हाट आर द बिग इश्यूज़। उसमें ये इसका मैं वृत्तांत दूँ तो इसमें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस उदाहरण की तरह बीच में काम आ सकते हैं। सो इफ़ यू डोंट माइंड, आई वुड रादर जो आप सवाल पूछ रही हैं उसका एक इनडायरेक्ट ढंग से जवाब दूँ, और मैं ये बताऊँ कि अपने लाइफ में, अपने थिएटर के एक्सपीरियंस में एंड बीइंग अ वुमन, मैंने क्या ब्रॉडली किन कंक्लूजन्स पे पहुंची। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि इन माय एक्सपीरियंस 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ इश्यूज हैं सराउंडिंग विमेन एंड थिएटर। इनमें से किसी एक के बारे में भी लंबी बातचीत की जा सकती है, पर अभी मैं ब्रीफ में बोलूँ कि वो क्या है इश्यूज। इशू नंबर 1 इज़ द क्वेश्चन ऑफ टाइम एंड द क्वेश्चन ऑफ टाइमिंग। ये सिर्फ थिएटर के संदर्भ में नहीं है, वर्किंग विमेन के बारे में भी कह सकते हैं, या आप औरतों के बारे में एक जनरल बात कह सकते हैं। एक औरत के समय पे मल्टीपल क्लेम्स होते हैं। यदि वो औरत चाहती है कि वो नौकरी करे, जो कि क्यों ना चाहे, हमारे लिए एक अच्छा परिवार ब्रिंग अप करने के लिए, अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन के लिए ये आवश्यक है, तो आप नौकरी भी करना चाहती हैं, आपके पर्सनल कुछ टेस्ट हैं, आपकी हॉबीज़ हैं, आप उनके लिए भी वक्त चाहते हैं, या आपके पैशंस हैं, नॉट नेसेसरली हॉबी, और इसके अलावा बच्चा है, परिवार है, ये सारी चीज़ें मिला के सब कुछ में जैसे कि नौकरी दिक्कत देती है, उसी तरह से थिएटर भी टाइम का आपके क्लेम का एक बड़ा हिस्सा है, जिसके लिए आपको दिक्कत होती है। टाइमिंग का सवाल इसलिए उठता है क्योंकि अभी भी हमारे समाज में, विशेषकर हो सकता है बम्बई में हो, सादिया जी कह रही हैं, लेकिन छोटे शहरों में सेफ स्पेसेस नहीं हैं, आज भी नहीं हैं। तो आप रिहर्सल करने के लिए जाती हैं, अगर ख़ासतौर से आप यंग लड़की हैं, हम ये अपने थिएटर में रोज़ देखते हैं कि हम लोग जब रिहर्सल करते हैं तो ये जो 20-22 साल की लड़कियां होती हैं, वो सब हम लोग शुरू नहीं कर सकते 6:30 से पहले, बिकॉज एमेच्योर थिएटर में सब नौकरीशुदा होते हैं, 6:30 से पहले कोई आ ही नहीं सकता, और वो सारी लड़कियाँ 7:30 पे जाना चाहती हैं, क्योंकि सबको अपनी अपनी स्कूटी लेकर रात में कहीं जाना है। सो दिस इज टाइमिंग इज़ अ बिग क्वेश्चन, टाइम इज़ अ बिग क्वेश्चन। ये है सवाल। दूसरा एक सवाल हम कह सकते हैं जो ज़्यादा गूढ़ है, लेकिन मैंने बहुत महसूस किया है। एक औरत जब थिएटर करती है तो वो एक अजीब किस्म का अनसेड चीज़ महसूस करती है कि द नॉन रिकग्निशन ऑफ अ वुमेन्स राइट टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यदि एक आदमी थिएटर करता है, लेट मी बी वेरी ब्रूटल एंड फ्रैंक, यदि एक आदमी थिएटर करता है तो वो एक अच्छा काम कर रहा है, उससे एक्सपेक्टेड है कि एक आदमी अपने आप को एक्चुअलाइज करे। यदि एक औरत थिएटर करती है तो आज भी बहुधा हम पाते हैं कि ये उसकी लाइफ का एक इंसिडेंटल पहलू माना जाता है, न कि उसकी लाइफ का एक फंडामेंटल पहलू। ऊपर से देखने से लगता है हम भी थिएटर कर रहे हैं, तुम भी थिएटर कर रहे हो, लेकिन हम कैसे कर रहे हैं, वो चीज़ दिल में क्या है, फंडामेंटल है कि इंसिडेंटल है। ठीक है, तो ये तो समाज का पर्सपेक्टिव है टुवर्ड्स अ वुमेन्स राइट टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। इससे भी ज़्यादा इंसीडियस एक चीज़ है अ वुमेन्स नॉन रिकग्निशन ऑफ हर ओन राइट टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। हम इतने ज़्यादा
क्या बताया जाए, मतलब इन ऐसे रास्तों पे हम चल रहे हैं, ऐसी चीज़ों से हम पैदा हुए हैं कि हम खुद अपनी नीड को पहचान नहीं पाते। हम यूँ कंडीशनड है, इतने डीपली एंट्रेंच्ड हैं ये सोचने के तरीके कि हमारे साथ ये होता है कि हम खुद अपना राइट टू सेल्फ एक्सप्रेशन नहीं समझते हैं। ये इशू इनफैक्ट मैंने अपनी एक कविता मैत्रेयी में एड्रेस की थी, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जिसमें कि मैंने यही लिखा था कि एक राजकुमार है, वो एक लड़की से शादी करता है, एक आम लड़की अपने परिवार से झगड़ा करता है, उससे शादी करता है, कहने को वो उसको बहुत प्यार करता है, उसके खातिर अपना वो राज परिवार छोड़ के जाके एक जंगल में रहने लगता है और उसको बहुत अच्छा लगता है, वो लड़की भी उसके साथ रहती है, काफ़ी समय बीत जाता है, फिर धीरे धीरे उस लड़की का वो देखता है कि उसने वो चीज़ें करना छोड़ दिया, नीले फूल नहीं बिछाती है, कभी ये नहीं करती है, किसी किसी दिन उसके बाल नहीं कंघे हुए हैं, और वो कहता है, फिर वो क्या करती है कि वो गाना गाना शुरू करती है, और गाना गाते गाते वो क्या करती है कि वो 2-4 छात्र बुला लेती है और उनको वो गाना सिखाने लगती है, और वो राजकुमार पे कहता है तुम क्या कर रही हो? बोले मैं गाना गाती हूँ। उसको ये बात बिल्कुल नहीं समझ में आता और अंत तो करता वो उसकी हत्या करता था। ये कविता थी जिसमें मैं ये कहना चाहती थी कि जैसे ऊपर से देखने से लगता है कि आपका पति आपको चीज़ें अलाउ कर रहा है ना, लेकिन दिल से हमें अलाउंस नहीं चाहिए। आपको समझना चाहिए कि हम एक औरत नहीं, हम एक इंसान हैं। तो ये सेल्फ एक्सप्रेशन वाली बात है। तीसरी, हाँ यस, ये क्या चीज़ है? तो खैर वैसे मैं लेके आई थी पर शायद इतना वक्त नहीं होगा, मैंने कहा मैत्रेयी सुनाने का, पर कभी और। तो एनीवे, तीसरी जो एक ब्रॉड इशू है जो हम एक थिएटर में इन जनरल देख सकते हैं इज़ द क्वेश्चन ऑफ फीमेल थीम्स। तो मैं एक शॉर्ट में बात कहूँ कि आम तौर पे जो नाटक हम देखते हैं उनमें औरतें या तो एक सपोर्टिंग कैरेक्टर टू द मेन प्रोटैगनिस्ट होती हैं, मतलब वाइफ होगी, मदर होगी, गर्लफ्रेंड होगी, शी हैज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल बट द रोल इज़ एसेंशियली सेकेंडरी। ये तो हम सब देखते हैं। और या फिर जो कि आजकल आ रहा है और हम कहते हैं कि बहुत अच्छी बात है, women's theatre is happening, feminist themes are happening. If she is not these things, she is a feminist. Now मैं ये कहूँगी कि true equality या women का true role in theatre तब express होगा when the question of feminism is no longer important. हमने जब हम नाटक, चलिए हम उन नाटकों के बारे में बात करें जो अभी मैंने हाल में किए हैं, तो बहुत ही कम ऐसे नाटक हैं जिसमें औरत एक इंसान के रूप में थी। अभी मैंने एक नाटक किया था, हो रहेगा कुछ ना कुछ। दिस इज़ मार्शा नॉर्मन्स प्ले नाइट मदर, विच इज़ अबाउट अ वुमन हु डिसाइड्स टू कमिट सुइसाइड। जैसे मैंने उसमें प्ले किया था, द वुमन हु डज कमिट सुइसाइड, वो अपनी माँ से बोलती है कि आई एम गोइंग टू कमिट सुइसाइड इन एन आवर, एंड वो 1 घंटा अपनी माँ के साथ बिताती है, एंड इट्स अ स्ट्रगल बिटवीन ऑन वन साइड द इंटेंट टू लिव एंड ऑन द अदर साइड द अर्ज टू डाई। उस नाटक में वो औरत नहीं थी, वो एक पर्सन थी और उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में कहानी थी, वेयर हर बीइंग अ वुमन वाज नॉट द इशू। So I was very happy to do that play because that was a play which was a woman's story without being a feminist story, which I say is a real victory. Otherwise हमने नाटक किए हैं, I have done, I've been very happy with some of the plays that I have done recently. बेचारी अमृता नोएल कावट का ब्लाइट स्पिरिट किया था, but the protagonist was the man, जो कि the writer, जो कि who is organizing अपने घर में seance, क्योंकि वो जानना चाहता है कि ये सब कैसे होता है। I believe one thing in all the plays कि जब उसको कोई पुरुष डायरेक्टर करता है तो उसका नज़रिया होता है, और जब वही नाटक एक फीमेल डायरेक्टर करती है तो उसका अपना नज़रिया होता है। और अब भी फीमेल डायरेक्टर्स भी देयर आर वेरी लेस, तो ये प्रॉब्लम होती है कि जो जितने भी प्लेज हैं उनमें सेकेंडरी। Yes, so exactly. जो रुचि जी ने कहा, I was just beginning to come to that point. I was saying कि we will never have a complete social narrative till we hear women's voices as people. जैसे कि historically हम जानते हैं, we've heard कि history was written by the conquerors and there was a movement about the subaltern theory कि where were the stories of the people who were oppressed, and we will never have a complete picture of story till जब तक हम we only see it from the point of view of the conquered. उसी तरह हम कहते हैं कि हमको एक social, if we put theatre in the larger context of the social narrative, so we will never have a complete social narrative till we have women's voices, and we will never have the complete women's voices till we are over with this war, the very necessary war of feminism, but till we have reached the other end when the feminism war is behind us.
पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि जब ये झंडा लेकर हम खड़े होते हैं तो हम कहीं फिर औरत होना भूल जाते हैं। ये भी एक त्रासदी है हमारी। इसी संदर्भ में हम आगे प्रेरणा जी के पास चलते हैं और पूछते हैं कि उनकी दुनिया में महिलाएं किस तरह से, किस नज़र से, किस तरीके से देखी जा रही हैं। मेरी दुनिया मतलब जर्नलिज्म। मुझे ऐसा लगता है कि थिएटर इज Everything. एवरीवेयर। यस तो बिकॉज अब पहले कुछ भी तो मैं छूटा अपनी हुआ- टीम के बारे में बता दूं। जी। 95% ऑफ माय टीम मेंबर्स, आई नॉट कॉल देम रिपोर्टर्स, दे ऑल माइन, दे आर ऑल विमेन। सी और चाहे वो रियल एस्टेट का स्टोरी हो या चाहे वो बॉम्ब ब्लास्ट के साथ ह्यूमन एंगल्स की स्टोरी हो, बिकॉज देयर इज इमोशन इन एवरीथिंग, देयर इज थिएटर इन एवरीथिंग, एंड दे ऑल सेट आउट टू एक्सप्लोर। सो आज भी आप यहाँ जिन्हें कवर करते हुए देखेंगे वो एक्चुअली इंजीनियरिंग कवर करते हैं, हायर एजुकेशन कवर करते हैं, बट दे हैव दैट सेंसिबिलिटी कि वो इतने सारे ह्यूमन एस्पेक्ट्स कवर करें, बिकॉज आई बिलीव द ब्यूटी ऑफ वुमेन इज इन बीइंग मल्टी फैसेटेड। वो इतना खूबसूरत पहलू है, मुझे नहीं लगता कि उसे कोई ट्रांसेंड कर सकता है। एंड टॉकिंग ऑफ थिएटर पर्टिकुलरली, आई सी अ लॉट ऑफ ऑप्टिमिज्म। मतलब आई ऑब्जर्व, जैसे सरताज सर सामने हैं, मैं इनके प्लेस देखती हूँ और मैंने देखा है ये सोलो एक्ट्स में ही प्रमोट्स विमेन, एंड मुझे ऐसा लगता नहीं कि बहुत ज़्यादा स्क्रिप्टेड होता है। जैसे ताल है तो एक गर्ल जो वूम के अंदर अपनी ताल ढूंढती है और जब उसका जीवन खत्म हो जाता है वो उस ताल को तब भी तलाशती है। वो इतना खूबसूरती से उन्होंने दिखाया। या आई थिंक सालेहा मैम के साथ जो उन्होंने करा एक्सपेरिमेंट, आई मीन द सीड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ इट जर्मिनेट्स एंड वेयर इट जर्मिनेट्स, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड जैसे आप कह रहे हैं कि हाँ फेमिनिज्म, आई थिंक ऐसे बहुत से सेंसिबल लोग होते हैं जो बहुत सारे हैं जिन्हें मैं जानती हूँ, उनके अंदर वो फेमिनिज्म होता है, वो सेंसिटिविटी होती है, दे रिस्पॉन्ड टू द वेरिएशंस इन इमोशंस एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक मेरी दुनिया में स्पेशली अगर आप जर्नलिज्म और रिपोर्टाज की बात करें तो चीज़ें ऐसी हैं कि जेंडर बायस या डिफरेंसेस ट्रांसेंड होने लग गए। There is some kind of an illusion that still exists, but I think we all set out to break all the bastions in life. ये मेल bastions भी हमारे बनाए हुए हैं और फेमिनिज्म भी हमारा क्रिएट किया है। हमारा क्रिएट करा हुआ है। हम इक्वल मानते क्यों नहीं है? हम इक्वल हैं। Why do we demand equality? We are equals. मतलब आप और मैं अलग नहीं है, मैं और ये हम सर मानते अलग ज़रूर नहीं हैं, हम कहते भी ज़रूर हैं। और जब हम ये बात कर रहे हैं कि हम फेमिनिज्म का झंडा लेकर खड़ा होते हैं और हम औरत होना भूल जाते हैं या हम पुरुष की तरह रिएक्ट करने लगते हैं, एक्ट करने लगते हैं, पर इन सब चीज़ों के बावजूद जिस माहौल में हम बड़े हुए हैं या हमारे मेंटल फ्रेम्स हैं ये जो हम बात कर रहे हैं, और वो किसी और ने हमारे लिए क्रिएट नहीं किया, हमने खुद क्रिएट करें। Correct. हम उसके बाहर जाना नहीं चाहते, उसके बाहर एक्ट नहीं करना चाहते, और इसीलिए हमारे सामने वो दुविधाएं खड़ी होती हैं जो हैं। तो उन दुविधाओं के बारे में भी कुछ वो बातचीत। आपने एक्चुअली आंसर भी खुद ही दे दिया कि ये फ्रेम्स, और आपका बहुत फेवरेट विषय भी है फ्रेम्स, आई नो इट वेरी वेल। तो ये जो फ्रेम्स हैं ये हमने तय किए हुए हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स ये है कि शायद हम लोग बहुत ओपन माइंडेड हो गए हैं, बट शायद बाकी लोगों के परसेप्शंस में और एक्सेप्टेंस में वो बदलाव आना ज़रूरी है। उसकी थोड़ी सी ज़रूरत है, जो हो जाएगा, बिकॉज आई थिंक विद सो मेनी वुमेन वर्किंग टुवर्ड्स इट, इट्स क्वाइट पॉसिबल। दुविधा से ज़्यादा आई थिंक बिकॉज आई एम नॉट अ पर्सन फ्रॉम थिएटर, बट एज एन ऑडियंस ऑफ थिएटर एंड एज अ पर्सन हु राइट्स थिएटर, और मैं रिपोर्ट करती हूँ अगर थिएटर, तो मुझे लगता है कि वो जो एस्पेक्ट्स हैं थिएटर के, जो एक वुमेन वहाँ पर अलग अलग चीज़ों में, अलग अलग फेजेस और इमोशंस में, और बहुत सारे टास्क, जैसे बता रहे हैं कि बहुत स्ट्रगल्स होते हैं टाइम के साथ। देयर इज ऑलवेज अ रेस अगेंस्ट टाइम, रेस अगेंस्ट जेंडर, रेस अगेंस्ट इक्वालिटी, रेस अगेंस्ट एक्सप्रेशन। बट आई थिंक ऑल ऑफ दिस व्हेन वी सी एज एन ऑडियंस, वी सी द ब्यूटी ऑफ दैट, द एंटायर नैरेटिव, और वो आपको एक पूरा ग्रेडियंट दिख जाता है एक महिला के किरदार पर, और वो उसकी खूबसूरती है। शायद आप क्योंकि डायरेक्टर्स हैं तो आपको ज़्यादा पता होगा कि स्ट्रगल्स क्या हैं, बट द रिफ्लेक्शन इज़ वेरी पॉजिटिव एंड इट्स ओमनी प्रेजेंट।
that ways. So I think दुविधा के बारे में जो right persons हैं वो मेरे right और left में बैठे हैं. तेरा अगला सवाल हेमा जी से है और ये सवाल ये है कि जयरंगम, रंगमंच और आप अब दुविधाएं बताइए. आई थिंक जैसे अभी प्रेरणा जी ने कहा, दुविधाएं इतनी होती नहीं हैं जितनी हम शायद अपने आप क्रिएट कर लेते हैं, और ये हमारी थॉट में ही चलती है. जब जयरंगम होता है तो इतने सारे फीमेल एक्ट्रेसेस भी हैं, रुचि है, डायरेक्ट भी करती है, त्रिपुरारी जी हैं, सो मेनी पीपल देयर. एंड अब जब आप थिएटर कर रहे होते हो तो आप ये नहीं देखते हो कि मेरा प्ले कौन देख रहा है. आपके लिए वो ऑडियंस होती है, उसमें ये नहीं देखते हम कि फीमेल्स देख रही हैं कि मेल्स देख रहे हैं. तो वाई नॉट थिंक लाइक दैट कि जब हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो भी हम सब साथ खड़े हैं. अगर आप नहीं होते, ये लोग नहीं होते, ये नहीं होते तो हम कर ही नहीं सकते थे अपन. ये सब एक मेरे ख्याल में हम साथ लेके चल रहे ये हैं. अपनी जगह बहुत सही है कि जॉइंट एफर्ट से ही होता है. जॉइंट एफर्ट से. पर महिला होने के नाते और एक पुरुष होने के नाते वो फ़र्क क्या है जो ऑर्गेनाइज करने में ईज होती है, या इट डजंट एग्जिस्ट? I think it doesn't exist, but somehow you divide that work. If you are organizing something, you have something like he is going to do this thing, I am going to do this thing, and it is clear in your mind. Nobody is imposing that you have to do that. That is freedom, and maybe it is different for different person. But for me, if Deepak is organizing everything, I have full freedom to decide what I am saying, and he is listening everything. पर एक टच होता है, चाहे वो किसी भी जगह हो, चाहे हम यहाँ पे कर रहे हैं, चाहे हम घर पे कर रहे हैं, थिएटर में कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कर रहे हैं. आई थिंक वेर एवर द फीमेल्स आर, द थिंग विल बी ऑस, इट विल बी वेरी गुड. फाइन. मतलब मेरे को ये वाली स्टेटमेंट पे भी कोई परेशानी नहीं है. आई एम हैप्पी कि फीमेल्स मेक अ डिफरेंस व्हेन दे डू समथिंग. मैं सादिया पर वापस आती हूँ. सादिया ने कहा कि इट इज़ वेरी सेफ इन मुंबई टू वर्क. मैं मानती हूँ कि बॉम्बे में अगर आप लेट नाइट भी छूटते हैं तो आपके लिए घर जाना उतना मुश्किल नहीं है जितना जयपुर में भी इट इज़ ऑलमोस्ट सेफ. बट सिटीज़ लाइक आगरा या और भी कोई हो सकती है, मैं कोट नहीं करूँगी, वहाँ और भी दिक्कत होती है महिलाओं को लेकर. पर फिर भी मुंबई में इतना सब कुछ सेफ होने के बाद भी आई बिलीव कि इतना आसान नहीं है थिएटर, फिल्म्स और टेलीविज़न करना एक लड़की के लिए. मैं चाहती हूँ उस पर बातचीत की जाए. आपने क्या महसूस किया? मुझे पता है बहुत सारी बातें आप ऐसा होता है जो अभी सुष्मिता जी ने भी कहा कि शेयर करने लायक नहीं होती हैं, आपकी अपनी होती हैं, पर फिर भी नहीं, मुझे लगता है कि लड़की के लिए जैसे कि कह रहे थे ना कि कंडीशनिंग, हमें जब बड़े हो रहे होते हैं तो कंडीशनिंग होती है कि तुम लड़की हो, ठीक से बैठो, इतनी ज़ोर से मत हंसो, ऐसे कपड़े मत पहनो. तो ये जो सारी कंडीशनिंग्स है ना, इससे बड़ी परेशानी होती है आगे बढ़ने में. तो परेशानियाँ लड़की को हर जगह आती है, सिर्फ इसी फील्ड में नहीं. If wherever whichever field she wants to go to and do something, she has to struggle more than the men. I hope I'm not generalizing this. I don't know. So in Bombay, where it comes to being an actor, yes, there's film industry and it's a man's world. So she has to deal with a lot of stuff. चलिए थोड़ी सी देर दुविधाएं भी छोड़ देते हैं. महिला होने के नाते एक मज़ेदार घटना क्या हुई वो सुनेंगे. मतलब वेर यू हैड टेकन प्रिविलेज ऑफ बीइंग अ फीमेल. यस, व्हाई नॉट? फाइन. तो लेट अस गो टू. Did I take a privilege of being a woman? Yes, all of us do. I mean, being a male also, No, being a female also. Yeah, I didn't understand, so I didn't. But yes, there were like when I was beginning my career, so there was a producer. I was being launched with a very big hero, and okay, so are you cooperative?
I didn't understand. I said, yeah, I'm very professional. I'll come on time. I'll do my 100%. So they didn't, and they understood that I didn't understand, and I did not understand. So I did not get the film. So actually, this is also one aspect of being a female. शक्ति की तरह तो है ही, और जब आप उस शक्ति का इस्तेमाल करते हैं तो आप समाज से या जो कुछ चल रहा है उससे अलग भी हो जाते हैं. मेरा फिर सवाल सुष्मिता जी से ये है कि हमें कम दिखाई देती हैं लड़कियां, और वो अपनी राइट्स को लेकर इतनी सजग भी नहीं होती हैं. आपकी अपब्रिंगिंग जैसे हुई है, नाटकों में आने के बाद बदलाव आता है, बहुत बड़ा बदलाव आता है. आप लिटरेचर से टच में आते हैं, आप दुनिया में जो कुछ हो रहा है उससे आपका नाता होता है. तो वो एक जो एक्सपीरियंस होता है आपका इन सब चीज़ों को जानने का, और उसमें फिर वो दुविधाओं से आप कैसे निकलते हैं, उस बारे में भी बातचीत करते हैं. ओके, ठीक है. आई थिंक आप शायद ये पूछना चाह रही हैं कि किस तरह से लड़कियों में एक ब्लॉसमिंग या फ्लावरिंग होती है थ्रू द एक्ट ऑफ थिएटर, और क्या मैंने ऐसा देखा है. तो मैं इससे तो खैर बिल्कुल ही सहमत हूँ, बिकॉज आप जानती हैं एमेच्योर थिएटर में आप ये बात कह ही चुकी हैं कि लड़कियों को ढूंढने में बहुत ही दिक्कत होती है, बिकॉज बहुधा उनको इजाज़त नहीं मिलती है, या टाइम वगैरह को लेके माँ बाप परेशान रहते हैं. थिएटर के बारे में बहुत सारे माँ बाप शक भी करते हैं कि किस तरह की ये फील्ड है. तो लड़के तो फिर भी रिलेटिवली आसानी से मिल जाते हैं, लड़कियाँ कम ही मिलती हैं आपको अपने एमेच्योर थिएटर में रोल्स के लिए, छोटे शहरों में ख़ास तौर से. तो एनीवे, मैं ये डेफिनेटली कह सकती हूँ कि इस दौरान बहुत सारी लड़कियों के साथ काम किया, अपने नाटकों में उनको लिया, और बहुत सारी फर्स्ट टाइमर्स ली. बिकॉज आप यू कैन नॉट होल्ड आउट फॉर दिस कि हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, आपको हो सकता है कोई नहीं मिलेगा. तो हमने ये बहुत देखा फर्स्ट टाइमर्स के साथ कि पहली बार आए तो कितने वो नर्वस थे, और कितना करने में भी उनको हिचकिचाहट थी, और कैसे कैसे उनमें कॉन्फिडेंस की ग्रोथ हुई, ये तो मैंने डेफिनेटली देखा. मैंने ये भी देखा कि उन्होंने अपने परिवारों में अपने आप को एसर्ट करना शुरू किया कि माँ बाप आप ये बात समझिए कि हमको रिहर्सल पूरा करके आना है. और ये ग्रोथ मैंने लड़कियों में देखी कि पहली बार लिया तो कैसे वो घबराई सी आती थी और जल्दी जल्दी जाती थी, कैसे रुक रुक के बोलती थी, और किस तरह से उन्होंने ज़्यादा बोलना शुरू किया. और मुझे ये भी फीलिंग होती है कुछ लड़कियां लिखने लग गई, बिकॉज यू नो एक जनरल ब्लॉसमिंग का एक्ट तो होता ही है, तो लड़कियों पे थिएटर का ये असर तो मैंने देखा ही है. हाँ जी. और इसके अलावा बीइंग अ वुमन, मैं आपको बताऊँ अपने यंग डेज़ की, नॉट वेरी यंग डेज, नॉट कॉलेज, लेकिन व्हेन आई वाज, जब मेरी बच्ची थी 1 साल की, हमारे हस्बैंड कहीं बाहर गए हुए थे, वो शायद पुलिस एकेडमी में गए हुए थे या क्या था, और मैं पीछे से नाटक, मेरी सबसे बड़ी लड़की 1 साल की थी, मैं पीछे से नाटक कर रही थी दुविधा, विजय दान देथा की कहानी पे. तो उसमें वो बहू का रोल था, उसमें रोना धोना था. तो अब मेरे पास कोई तरीका नहीं था, ये सब लड़कियों के इश्यूज़ होते हैं, जो आपने कहा कि क्या लड़कियों के इश्यूज़ होते हैं, तो मैं अपनी बेटी को रिहर्सल पे ले जाती थी. अब वो 1 साल की थी, तो उसको लेके कोई घूमता रहता था जब तक मैं रिहर्स करती रहती थी. अब रोज़ ये होता था कि जब मेरा रोने का सीन आता था तो वो नीचे से चालू हो जाती थी भैं. मुझको अपनी रिहर्सल रोक के फिर उसको जाके चुप कराना पड़ता था, फिर उसको कहीं में बिठाते थे चॉकलेट दे के, और फिर जैसे मैं वापस स्टेज पर रोना शुरू करूँ वो वापस वहाँ पे संवेद स्वर में चालू हो जाए. तो इस तरह की इश्यूज़ होती हैं. तो मैंने ये बात इसलिए कही कि इससे क्या हुआ, इससे ये हुआ कि मैंने डील करना सीखा. एज अ वुमन आपके जो थिएटर पे एक्सपीरियंसेस होते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, बिकॉज यू लर्न टू डील. एज अ वुमन आप बहुत प्रोटेक्टेड लाइफ बहुधा जीते हो. लड़कियां हमारी छोटे शहरों के बहुत प्रोटेक्टेड लाइफ्स अभी तक तो जी ही रही थी, अब थोड़ा निकलने लग गई हैं. तो थिएटर आपको उस प्रोटेक्शन के माहौल से निकाल के जो नई दुनिया दिखाता है, उसका लड़कियों पे बहुत अच्छा असर होता है. प्रेरणा जी, मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूँगी. ये जो अभी थोड़ी देर पहले जब बात हो रही थी तो ये हो रही थी कि नाटक में भी जो कैरेक्टर्स हैं वो ज़्यादातर मेल प्रोटैगनिस्ट हैं, फीमेल्स आर कंसिडर्ड टू बी सेकेंडरी. बट आई हैव डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हेयर.
I feel there are so many plays which has been written from the point of view of female. और ऐसे नाटकों में जब महिला पात्र निभाए जाते हैं और पढ़े जाते हैं, या साहित्य में भी जब इस तरह की चीज़ें आती हैं उनमें जहाँ फीमेल बहुत स्ट्रांग होती है, मेरे ख्याल से वो शायद पॉपुलर भी ज़्यादा होते हैं उस तरह के नाटक। और वो तो कहीं एक सोसाइटी के अंतर्मन में ये तो चलता है कि इनके इश्यूज हैं और एड्रेस भी होने चाहिए हैं। जब आप डील कर रहे होते हो चीज़ों से, तो जैसे आपने डील करना सीख लिया, आपके परिवार ने भी इन सब चीज़ों के साथ डील करना सीखा। तो जब आप मेरे ख्याल से आप पहले इस विषय पे कुछ बोलना चाहेंगी। बस एक वाक्य बोलना चाह रही थी मैं, ज़्यादा रुकूंगी नहीं, मेरी टर्न भी नहीं है। मैं सिर्फ ये कहना चाह रही थी कि द पॉइंट आई हैड मेड वाज दिस कि औरतों के रोल या तो सेकेंडरी होते हैं या फेमिनिस्ट होते हैं। मतलब वो जो विमेन सेंट्रिक नाटक होते हैं वो इस इशू से डील कर रहे होते हैं कि औरत कैसे एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में वुमेन्स इश्यूज को कैसे उठाती है और क्या महसूस करती है। तो मेरा ये कहना है कि ये स्वयं में एक मिडिल लेवल की बात है, यू नो, इसलिए क्योंकि भाई औरत का सिंगल डेफिनेशन ये नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ इन इश्यूज से डील कर रही है। औरत का फाइनल डेफिनेशन तो यही है ना, जो मैंने पहले बात कही थी कि वो एक इंसान है। वो नाटक एक ट्रूली वुमेन सेंट्रिक नाटक होगा या एक ट्रूली फ्री औरत का नाटक होगा जो ना तो उसको सेकेंडरी बता रहा है और ना उसको पुरुष के साथ या समाज के साथ एक स्त्री पुरुष युद्ध में दिखाए। ये कहना चाह रही थी मैं। जो नाटक हम आज देखते हैं वो बहुत सारे स्त्री पुरुष युद्ध के बारे में होते हैं या वुमेन्स सर्च फॉर इक्वालिटी वीज़ा-वी इस तरह के होते हैं। हाँ, इसलिए मैंने कहा था कि वो मुझे मार्शा नॉर्मन का नाइट मदर बहुत अच्छा लगा था नाटक, बिकॉज उसमें वो कोई ऐसा युद्ध नहीं उठा रही थी बल्कि वो एक इंसान थी। ये मैं कहना चाह रही हूँ। ऐसे नाटक कम होते हैं। जो जनरल स्टोरी होती है ना जिसमें कि कोई इशू नहीं है, भाई व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि जो हम मेन सेंट्रिक नाटक देखते हैं क्या वो मैस्कुलिनिस्ट होते हैं? नहीं, वो नॉर्मल लाइफ स्टोरीज होती हैं। जो हम फीमेल ओरिएंटेड नाटक देखते हैं वो क्यों फेमिनिस्ट होते हैं? नहीं, पर क्या वो फेमिनिस्ट होते हैं? खुदा होते हैं। एक से एक अच्छा नाटक आप देखिए, एक से एक अच्छा नाटक देखिए। एक नाटक मुझे बहुत पसंद है जो आपने भी हाल में किया था, शांतता कोर्ट चालू है। आई लव दैट प्ले, कितना वेल रिटन है। बट स्टोरी इज एसेंशियली ऑफ अ वुमेन्स इश्यूज इन अ male dominated patriarchal society and how society judges a woman who is having a baby out of marriage. पर फिर अगेन मैं उसको फेमिनिस्ट जोड़ के नहीं देखना चाहूँगी। मतलब when I did it, I tried to avoid this point of view, और वो बिल्कुल ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे था कि कोई भी एक जिसको आप विक्टिमाइज कर लेते हो किसी भी व्यक्ति को, चाहे फिर वो महिला हो या पुरुष हो, उसकी स्थिति ऐसे ही होती है। एंड दिस आई मीन आई विल बी टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ओनली, बट आई विल लाइक टू मैंशन सारी रात ऑल्सो कि व्हेन आई वॉज डूइंग इट वहाँ 3 पात्र हैं, एक महिला है, एक पुरुष है और एक वृद्ध है। पर मुझे करते वक्त लगा कि ये महिला नहीं है, ये पुरुष नहीं है, ये कभी महिला पुरुष हो जाता है, कभी पुरुष महिला हो जाता है, कभी वृद्ध महिला की तरफ से बोलने लगता है, कभी वो पुरुष की तरफ से बोलने लगता है। तो और फाइनली जो कंक्लूजन निकला वो यही था कि ये मेल फीमेल रिलेशनशिप का इशू नहीं है। इट इज़ अबाउट वांटिंग समथिंग एंड व्हेन यू गेट इट, इट चेंजेस इनटू रियलिटी एंड रियलिटी इज़ बैड। तो ये वो चीज़ थी। पर हम बात कर रहे थे कि जब इस तरह के इश्यूज़ को रेज़ किया जाता है तो उसमें एक चीज़ ये भी होती है कि ये बिकता है बाज़ार में। अब आज का ये जो टॉपिक है ये बिकता है बाज़ार में। I think it's all about stereotypes basically, but मुझे ऐसा लगता है कि स्पेशली जयपुर में तो we have seen like NSD से भी कुछ लोग जो आए थे जो women directors और artists को train करने के लिए आए थे। So that training was all about कि how do you have to think beyond your specific stereotypical problems। आप उन issues की बात मत करें, आप generic issues की बात करें, not taking yourself as a woman। वो टच जो हेमा मैम ने कहा, मतलब वो टच तो डेफिनेटली दैट मिडास टच वुड बी देयर, दैट सेंसिटिविटी एंड सेंसिबिलिटी वुड बी देयर।
बट आई थिंक ये जो बैस्टियंस हैं, ये जो फोर्टेज हैं, ये धीरे धीरे डिमिनिश हो रहे हैं. देर इज़ मोर और लेस ऑफ एन इक्वल फुटिंग इन टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन. बिकॉज आप ये सोचिए, जब आप मैम अगर वो थिएटर पे अगर स्टेज पे जा रहे हैं और इतने जिंदा मीडियम से आप कॉन्वर्स कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं. Not only you, I mean, we've seen C sharp, C blunt, we've seen vaginal monologues, we've seen so many beautiful versions of Vijaydhan Dethaji's Bijji's plays, जिसमें उन्होंने इतनी beautifully एक लेडी के aspect को define किया है. शक्ति हो, प्यार हो, अपनत्व हो, या कोई भी दुविधा हो. But there is an element of humanity, there's a face of humanity to it. वहाँ आप जेंडर मुझे नहीं लगता, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि हम ज़बरदस्ती महसूस कर रहे हैं कि ये जेंडर है जो बहुत खुरदुरा सा है. क्यों मैम? हम या agree with that. I'm just going to talk about some not theater as such but society. जो हम कह रहे हैं कि ये feminism and the caricaturish characters we reproduce again and again. एक फिल्म आई थी आइलैंड सिटी, अगर किसी ने देखी हो यहाँ. इट्स अ वंडरफुल फिल्म, और अभी अभी आई थी, बहुत पुरानी फिल्म नहीं है. इसमें 3 कहानियाँ हैं. एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड की कहानी है, एक मिडिल क्लास की कहानी है, जिसके बारे में मैं बताऊँगी कि हस्बैंड बीमार हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाता है. मिडिल क्लास घर वाले टेलीविज़न ख़रीद के लाते हैं. बहुत बड़ा एक सीरियल चल रहा है जिसका नाम है क्या कहते हैं, महापुरुष के लिए अनदर वर्ड, सर्वोत्तम पुरुष, समथिंग लाइक दैट, द बेस्ट मैन, पुरुषोत्तम. अब वो सीरियल के दीवाने हैं सारे के सारे. हस्बैंड की तबीयत ठीक हो रही है, शायद वो घर आ जाए, अब सब परेशान है कि टीवी चला जाएगा. They want to watch this धारावाहिक. Now, why I'm giving this example, because in television, the serials which have the maximum TRP are very typical. जिसमें एक औरत पे जुल्म कर रही है, और देखिए क्या है, तो जो आदमी हस्बैंड है वो पुरुषोत्तम है. He is handsome, he is mama's boy, he is very respectful towards women, but he is little dumb, and the woman, the mother, the saas is the shrewd one, and she wants to see the bahu obey her. तो ये जो है ना औरत पे जुल्म, और ये जो सब छोटे शहर के या गाँव की औरतें ये सीरियल्स देखती हैं, जिनको ये बड़ा अच्छा लगता है कि ऐसा आदमी, ऐसा हस्बैंड मुझे मिल जाए, या ऐसा बाप मुझे मिल जाए जो कि एकदम सही है, जो क्योंकि उनकी रियल लाइफ में नहीं है वो. यही है, और हर बहू देखती है कि हाँ मेरी सास ऐसी करती है. This is what I am telling you, कि when you touch your dreams and your aspirations, it turns into reality, and when they change into reality, it is really bad. Yeah, but they love watching it. What happens to them? They love watching it. Okay, it's happening to her, so they relate. So that's why these serials have such high TRP. I'll just like to add something. तो थिएटर क्यों अलग है? क्योंकि थिएटर, जितना मैं समझती हूँ सरताज से, कि थिएटर आधा तो आपके अंदर है, और आधा मतलब जो आप प्रस्तुत कर रहे हैं, और आधा उसे कंप्लीट कौन कर रहा है? वो दर्शक, वो हर एक इंडिविजुअल दर्शक. हाँ, there is no medium in between. Right, and then it is very direct. No, but my perception and my interpretation of the play would be very different than yours, because we are different individuals. So that completion, जबकि अगर आप soap opera देखेंगे, there is no half circle. There's always a full circle. Moral of the story is saas buri, bahu whatever, and there is another Devrani Jethani tarah cunning, and it's a hit because this is a complete circle. Theater क्यों इतना खूबसूरत है? क्योंकि वो half circle है, वो दर्शकों से ही complete होता है, और अलग अलग तरह से complete होता है. मेरा take away बहुत अलग होगा अगर मैं आपका play देख रही हूँ as compared to any one of us. Right, so I think that is. I totally agree. I think प्रेरणा, फिर तो ये सारा थिएटर गांव में भी जाना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा जाए, और जो लेडीज़ उस एनवायरनमेंट में है, जो सीरियल्स को देख के ही आगे सोच रही हैं,
उनको ये वाला पर्सपेक्टिव भी मिले। बिल्कुल। नहीं, मैं एक ऐसा चीज भी इस पे मैं डिफर करना चाहूंगी। अगर आप विजय दान देता की लोक कथाएं हैं वो, आप उनमें जितनी भी कविताएं वो कहानियां पढ़ेंगी, उनमें जो फीमेल कैरेक्टर्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत empowered। बहुत स्ट्रांग है। और ये जो फेमिनिज्म का झंडा लेकर जो हम लोग खड़े होते हैं, वो ज़्यादातर वो लोग हैं जो मिडिल क्लास से आते हैं। और स्पेशली आज़ादी के बाद का जो सिनेरियो, या आज़ादी से पहले भी शायद सिनेरियो रहा होगा, वहाँ पर फीमेल्स के लिए एक अलग चीज़, एक अलग खाना बना दिया गया था, जो अब टूटना शुरू हुआ है। आई कम्प्लीटली एग्री विद दैट कि हमारी जनरेशन जो अभी यहाँ बैठी है और ये जो बैठे हुए हैं, उनके सोच में, उनके काम करने के तरीके में बहुत फ़र्क है। और जो दुविधाएं हमने महसूस की हैं या अभी भी हम महसूस कर रहे हैं, वो इनमें से काफ़ी सारे लोग नहीं करते। और उसी कैटेगरी में आई प्लेस सादिया ऑल्सो व्हेन शी सेज कि बॉम्बे में ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है। आप सुबह 6 बजे भी जाते हो काम पर और रात को भी लौटते हो, और आपकी फैमिली है वो अपने आप मैनेज करती है। उनको पता है उस सिटी की नसों में प्रोफेशनलिज्म बहता है, यहाँ नहीं बहता है। अब एक सवाल तुमसे ही पूछा हाँ, जाए। जी जी बिल्कुल। इस टॉपिक से कंसर्न, यू आर इन थिएटर, यू आर वर्किंग, you are in organizing committee, you are organizing this program Rang Samvad. What do you feel like? Are you able to do all through? इसमें भी कोई दुविधा आती है हमको? दुविधाएं तब आती हैं मतलब रुचि भार्गव बोलेगी अब। हाँ, रुचि भार्गव बोलेगी। और जैसे मैं अभी योगेश से भी कल रात को जब ये वापस लौटे तो हम ऐसी बात कर रहे थे कि बहुत बिजी वो चला है हमारा, और जितना मेरा बिजी और हेक्टिक चला है उतना ही योगेश का भी चला है। पर इस सब के बीच में मैं ऐसे बैठ के सोच रही थी कि मतलब वाई आई ऑलवेज थिंक कि मैंने ही कुछ ज़्यादा मतलब चीज़ें छोड़ दी शायद, क्योंकि देयर वाज अ मिसहैप इन फैमिली, देन माय प्ले वाज गोइंग ऑन, माय वर्कशॉप इज़ गोइंग ऑन, फिर ये फेस्टिवल का वो भी आ रहा था, प्लस स्कूल का भी एक अलग तरह का प्रेशर चल रहा था। एंड हमारी इस बीच में एक बहस हुई कि ये काम आप कर लीजिए और ऐसे हो जाना चाहिए। तो ये सेड कि मैंने तो तुमसे नहीं कहा कि मेरी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करो, मतलब व्हाई डू यू एक्सपेक्ट मी टू डू दिस। ये आपस का वो चलता है। पर फिर भी एक महिला होने के नाते मुझे एक चीज़ लगती है कि योगेश से या मेरे ब्रदर्स से ये सवाल नहीं पूछा जाता है कि फिर नाटक, मेरे से ये सवाल होता है फिर रिहर्सल शुरू हो गई तुम्हारी, और विच इज मतलब उसके पीछे कोई दुर्भावनाएं नहीं होती हैं, नहीं होती है, पर एक जस्ट एन स्पॉन्टेनियस अच्छे रिएक्शन उससे भी पूछा जाता है तो भी वो ऐसे दिल में चुभता है कि व्हाई हैवंट यू आस्क्ड अदर पीपल के फिर रिहर्सल शुरू हो गई। नो हम ऑडियंस पर ही आ रहे हैं। हम डू यू आस्क? नहीं ये फैमिली प्रोग्राम हो जाएगा प्लीज। पर हम ऑडियंस से सवाल ले रहे हैं, आप पूछ सकते हैं। अनन्य माइक। पहले अभी तुम्हारा आंसर खत्म नहीं हुआ था। इसमें कोई दुविधा, ये तो किसी ने कहा, वो हो सकता है वो कंसर्न के लिए भी कहा हो, मे बी आपकी वेलबींग के लिए कहा हो कि आप इतना कर रही हो तो थक जाओगी, राइट? हाँ बिल्कुल। इन योर एस्पेक्ट व्हाट डू यू थिंक? आर यू कंफर्टेबल विद ऑल दीज थिंग्स? नाउ यू फाइंड एनी दुविधा? अगेन हमने सीख लिया है। हाँ, अब पहले मुझे लगता था कि चीज़ें छोड़ देनी चाहिए, कुछ बाकी सबको खुश रख के whoever नहीं, पर वो चलना भी चाहिए। प्रायोरिटीज थी। पर वो है, पर अब मुझे लगता है अब नाउ आई एम स्ट्रॉन्ग इनफ वेयर आई से नो कि दिस कांट बी डन। लर्न टू से नो। we have spoiled them, But you are doing जैसे for अभी your बहुत- happiness and Yes. you are happy with that. yes very much। So it's over that whatever we are doing, it's for our happiness. वैसे मैं Yes. वहीं से शुरू करना चाहूँगा जहाँ पे रुचि ने छोड़ा था, एक पुरुष के तरीके से भी, और एक परिवार और बाकी जो आप चर्चा कर रहे थे, एक महिला का क्या क्या दुविधाओं से गुजरना पड़ता है। मुझे याद नहीं पड़ता कि पिछले इतने वर्षों में मैंने कभी रुचि को बोला हो कि नाटक फिर शुरू कर दिया, मुझे याद नहीं पड़ता। और मैं एक पुरुष के नज़रिए से बता रहा हूँ जो एक महिला के साथ डे टू डे बेसिस पे एक लगातार ज़िंदगी जी रहा है। मैं उस सोच के साथ बता रहा हूँ कि मैंने कभी रुचि से नहीं पूछा कि कोई नया प्ले शुरू कर। मैंने आपके संदर्भ में कहा भी नहीं, पर मैं You can talk about this सोसाइटी at all. रोल। नहीं, मैं उसी The thing is, संदर्भ this is affection and you are tired.
Now, are you going through it? मैं एक उसी संदर्भ से पूरे मन से ये सवाल पूछना चाहूँगा। हम सभी दुविधाओं से गुजरते हैं, वो चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, लेकिन महिलाएं इसको खराब शब्द हो सकता है कि लगे कि इसको एक टूल की तरह क्यों इस्तेमाल करते हैं। मुझे बहुत अजीब लगता है जब मैं एक ट्रेन में चढ़ता हूँ या एक बस में चढ़ता हूँ, उसमें 4 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व होती हैं, चाहे पुरुष की टांग टूटी हुई हो। ठीक उसी तरीके से एक बिजली के बिल की लाइन में या किसी दूसरी लाइन में महिलाओं की लाइन अलग लगती है। ये सोच महिलाओं के रूप से या महिलाओं के मानसिक उससे आपने कभी क्यों नहीं ये कहा कि हमें ये नहीं चाहिए? सोच को बदलने में बहुत टाइम लगेगा, और ये अभी शायद हम इस शहर में रहते हैं तो सोचते हैं, और छोटी जगहों पे जाएंगे तो ये नहीं, अलग प्रॉब्लम। हम लेते भी नहीं प्रिविलेज हाँ, बहुत तो सारे। मेरा प्रिविलेज लेना भी नहीं चाहते हैं। May I say something? मैं I'll just finish in one line. मेरा ये कहना है कि जब भी आप महिला और पुरुषों की दुविधाओं की बात करते हैं, मेरे ख्याल से दोनों हिस्से उन्हीं मानसिक प्रताड़नाओं, उन्हीं मानसिक सिचुएशन से गुजरते हैं, और ये डिफरेंशिएशन खत्म हो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मैं एक बात कहना चाहूँगी प्लीज़, मैं जस्ट रिप्लाई टू दैट। अगर हैड यू बीन अ वुमन जो कि एक मैन की, अ यंग वुमन जो एक मैन की लाइन में खड़ी हुई हो, पर्टिकुलरली परहैप्स इन यूपी और दिल्ली, तो आप शायद ये सवाल ना पूछते। If teasing is the thing. Ruchi, I would like to respond to what Yogesh has said. और इनके दिमाग में कोई गलत बात नहीं आई है, और आपकी तरह औरों के भी माइंड में कोई गलत प्रश्न नहीं है, लेकिन इसको मैं यूँ क्लैरिफाई करना चाहूँगी क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। बेसिकली मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं बड़े प्रोफेशनल नज़रिए से इस चीज़ को मैं हैंडल करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि जिस तरह से बुज़ुर्गों के लिए एक फिज़िकल उनके कंडीशन के हिसाब से सीट्स जो हैं वो रिज़र्व्ड होती हैं, उसी तरह से मैं ये भी चाहूँगी कि सोसाइटी थोड़ी सी सेंसिटाइजेशन ज़्यादा हो। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। जो औरतें हैं स्पेशली एडोलेसेंट वुमेन, दे माइट बी ब्लीडिंग। हम लोग मेंस्ट्रुएशन के बारे में बात नहीं करते हैं, हम लोग मेंस्ट्रुएशन को टैबू मानते हैं। उस वक्त कुछ फिजिकल लिमिटेशंस ऐसी हो सकती हैं जो उस लाइन में खड़ी हुई औरत के बारे में आपको नहीं पता हो वो किस दौर से गुजर रही है, या वो प्रेग्नेंट वुमन हो सकती है, अर्ली प्रेगनेंसी के दौरान कुछ भी हो सकता है आपको ये नहीं मालूम हो, और ज़रूरी नहीं है सबको मालूम हो। इस वजह से ये बहुत लॉजिकल चीज़ है कि कुछ सीट्स जो हैं रिजर्व रखी गई हैं, दैट्स ऑल। इसमें कोई इक्वालिटी की बात नहीं। मेरा यहाँ पे सीट का एग्जाम्पल देने का सिर्फ इतना ही था कि हम जब किसी विषय पे सोचते हैं और जब किसी चीज़ को कंपेयर करना शुरू करते हैं। एक अनुरोध जी, आप कह ले पहले। नहीं, मैं कह रही हूँ कि ये हम एक बहुत अलग दिशा में जाते जा रहे हैं, तो हमें वापस आना चाहिए उन दुविधाओं पर। और दर्शकों में से अगर किसी के पास कुछ सवाल है तो प्लीज़। जी देखिए, नाटक में मर्दवादी रुझान टेक्स्ट में इनहेरेंट है। आपको देखिए, जब मैंने पहली बार मोहन राकेश के टेक्स्ट को मर्दवादी कहा था तो बहुत हंगामा हुआ था देश भर में, मैंने लिखा भी था उसके बारे में। आप उनके 3 नाटकों को लीजिए। एक तो है आषाढ़ का एक दिन, उसमें कालिदास कुछ भी करता है, वो वेश्याओं के कोठे पर जाता है, रानी से शादी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन वो ये समझता है कि मल्लिका उसी तरह से कोमल निष्पाप उसका इंतजार करे। वो एक शुद्ध मर्दवादी पाठ है, जो जैसे ही पता चलता है कि मल्लिका का बच्चे की रोने की आवाज़ आती है आखिरी दृश्य में, तो कालिदास अपना डिसीजन बदल लेता है। दूसरा नाटक है उनका आधे अधूरे, जिसमें सारा ब्लेम सावित्री पर है, मैंने सारे उनके पूरे समाज का, और उस तरह से जैसे मानो सावित्री ही विलेन। तीसरा नाटक है लहरों के राजहंस, जिसमें सुंदरी पर सारा ब्लेम वो है, और कहता है राजा कि नहीं, मैं तो बुद्ध के यहाँ जाना चाहता हूँ लेकिन सुंदरी की सुंदरता मुझे रोक रही है, यानी ही इज ब्लेमिंग द ब्यूटीफुल लेडी। तो जो इनहेरेंट है उसमें औरतों का, और आप कलिगुला में देख लीजिए सारा जो, तो एक जो ये योगेश जी की बात है उसमें है कि योगेश जी आप जो कह रहे हैं वो सत्य हो सकता है, लेकिन ये न्याय के पक्ष में कलाएं खड़ी रहती हैं। तो जो न्याय है कि औरतों के साथ पूरी दुनिया भर में भेदभाव और डिस्क्रिमिनेशन हुए हैं, ठीक उसी तरह जैसे दलितों के साथ हुए हैं,
तो हमें एक इंटेलेक्चुअल को, जर्नलिस्ट को, आर्टिस्ट को सत्य से ज़्यादा न्याय के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। ये कर कुछ और सवाल अगर पूछना चाहें तो। जी, अभी अभी ख्याल है, हालांकि इट्स नॉट, थोड़ा सा अलग है कि दुविधा जो थी कि रिहर्सल की 6 बजे आते हैं सब अपना काम ख़त्म करके, तब रिहर्सल हो सकती है, पर लेकिन 7 बजे जाना भी है। तो मैं बस इतना कहना चाहती थी कि बर्फ़ की रिहर्सल हमने 2.5 महीने की, जो कि सुबह 7 बजे होती थी। तो ये एक ऑप्शन है आपके पास कि 7 बजे से 9 बजे तक, या क्योंकि सबको जाना है काम पे, हम या करते हैं 8, ऐसा। हाँ 9 बजे करते हैं तक, और ऐसा, सुबह 7 बजे से रिहर्सल Correct. शुरू करके 10 बजे तक, उसके बाद 10 बजे वापस तक। शाम को। पर जयपुर में और मुंबई में फिर अगेन देयर इज़ अ डिफरेंस कि वहाँ की हवाओं में प्रोफेशनलिज्म है। अच्छा, यहाँ 7 बजे का मतलब 7 बजे आएगा नहीं कोई? नहीं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सारी टीम भी, मतलब ये बहुत, तो ये प्रोफेशनलिज्म को दुविधाएं लेके थोड़ा सा सीरियस आप ठीक कह रही हैं, हमने किसी किसी नाटक में ये वाली ड्राइविंग यूज़ की है। की है। It works very well. आज की ये परिचर्चा हालांकि एक बहुत अलग दिशा में चली गई, पर उसके बावजूद भी मुझे लग रहा है कि हमने ये जो बातचीत की है उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकल कर आई हैं, प्रेरणा जी का पॉइंट ऑफ व्यू एंड स्पेशली सुष्मिता पॉइंट ऑफ व्यू, और सादिया का, और इवन हेमा जी का, जो बहुत ही एक सवाल और आ रहा है, वो आखिरी सवाल हम ले लेते हैं, उसके बाद कंक्लूड करेंगे। ये सवाल नहीं है, मैं सिर्फ जस्ट मेरी जानकारी जो मैं आई एम श्योर कि इस मामले में बहुत कम होगी, मैं इसलिए पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आप लोग अलग अलग फील्ड से हैं और आप सभी जानते हैं। हमने महिलाओं को देखा है थिएटर में बहुत ही अच्छे से कर रही हैं, सिनेमा में बहुत अच्छी से कर रही हैं, पर एक फील्ड है जैसे म्यूज़िक डायरेक्शन में, मुझे पता नहीं क्यों मुझे कोई महिला म्यूज़िक डायरेक्टर का नाम याद में नहीं आ रहा और नहीं आता है जनरली। ये जो डिफरेंस है वो मेल फीमेल का, उसमें वो बहुत गैप है, उस पर आपके क्या थॉट्स हैं? मतलब या ऐसे लोग हैं जिनको शायद मैं नहीं जानता हूँ। कोई और जाने? नहीं, मैं देयर आर फ्यू फीमेल डायरेक्टर्स, हाँ, म्यूज़िक डायरेक्टर्स आल्सो, पर मैं आपको बताऊं कि फीमेल डायरेक्टर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं है, गिनी चुनी है। और एक्चुअली थिएटर को हिस्ट्री में जाएं तो पहले शुरू में तो डायरेक्टर्स है ही नहीं। जब वो आपकी हिस्ट्री में एक ऐसा दौर आया जब डायरेक्शन की ज़रूरत महसूस हुई तो वो डायरेक्टर्स बने। ये जो एक प्रोसीनियम वाला और विंग्स वाला जब ये एरा आया तो वो डायरेक्टर आया। जैसे फिल्मों का भी जब फिल्मिंग शुरू हुई तो कोई कट बोलने वाला जो था वो डायरेक्टर हो गया, वो होते चले गए। पर इसमें भी फीमेल्स डायरेक्टर बहुत कम है, म्यूज़िक डायरेक्टर भी कम है, और उसमें कुछ जॉब्स हैं जो हमने मान लिए हैं कि ये पुरुषों के ही हैं, तो उसमें एंटर होना बड़ा मुश्किल है। और कमांड करना सिचुएशन इज़ अगेन, आप एज अ डायरेक्टर जब मैं काम करती हूँ तो मुझे बहुत, कई बार मुझे लगता है कि मेल ईगो हर्ट हो गया है। जब आप एक पुरुष डायरेक्टर 4 गाली देकर और आपको 4 कोनों में बैठा देगा, तुम नालायक, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, ये करके आना चाहिए। पर अगर फीमेल ने गाली ना भी दी और इतनी ज़ोर से वायलेंटली बोल भी दिया तो अगले दिन आपके 4 एक्टर गायब। अब आप उनके हाथ जोड़ो, पैर पड़ो, तब वो आएंगे। तो वो फीमेल्स का जो दुविधाएं हैं वो हैं और उनसे डील करना हमें अभी सीखना है। वी आर लर्निंग इट। प्रेरणा जी, मैं आपका सवाल जो है उसका मैं जवाब नहीं दे रही हूँ, बिकॉज आई नो ब्लैक एंड वाइट एरा में भी बहुत सारे देवर विमेन डायरेक्टर्स, म्यूजिक डायरेक्टर्स, डेफिनेटली। आई थिंक इफ यू जस्ट गूगल इट यू विल गेट इट, आई एम फॉरगेटिंग द नेम। बट ये जो दुविधा की बात कर रही है, जस्ट इंसिडेंटली आई वाज गोइंग थ्रू गार्डियन, तो गार्डियन में एक बहुत अच्छी रिसर्च आई है विच इज़ बेस्ड ऑन द डेटा ऑफ 2016 ओनली, वेरी रिसेंट। उस पर उन्होंने बताया कि जो ऑडियंस है, फीमेल ऑडियंस लंदन थिएटर की, दैट इज़ 68%। बट अगर हम विमेन रोल इन थिएटर करें तो वो 30% है, ओनली 30%, और वो भी ऐसा है जो कि एक लिमिटेड छोटे ऑडिटोरियम में, छोटे पैसे पे, छोटी सब्सिडी पे और छोटी ऑडियंस के लिए, छोटे सेटअप के साथ वो करती हैं। सो दैट्स ऑलवेज देयर। मतलब ये डिफरेंस यहाँ नहीं है, ये ग्लोबल डिफरेंस है। बट अगर 30% से, ये 30% अभी का डेटा है और ये लंदन का डेटा है,
तो मेरे ख्याल से आपके ऊपर, सबके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि हम इसको उसको चेंज करना बहुत थोड़ा मुश्किल होता है। जैसे मैं अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताऊं कि मैं जब नाटक शुरू में डायरेक्ट करना शुरू किया था, तो आप एक्टर्स को तो फिर भी कर लेते हो क्योंकि वो महीना, 1.5 महीना, 2 महीना या 6 महीना आपके पास हैं। पर जब आपका टेक्निकल एक्सपर्ट्स जब आपके साथ जुड़ते हैं तो उनको एक महिला के तौर पे हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। वो 2 दिन आपकी रिहर्सल में आते हैं, तीसरे दिन कहते हैं हमें लाइट हम कर नहीं पाएंगे। और ऐसे में मेरे को ये महसूस हुआ, कोई पुरुष डायरेक्टर होता है तो वो ये कहता है कि क्यों नहीं करेगा, चल आ। पर एक महिला होने के नाते आप उसको ये नहीं कह सकते कि क्या है बे, करेगा कि नहीं करेगा। और मैंने ऐसे में पुरुषों की मदद ली है। This I have noticed talk in to people and let. But that's in Bombay. If no, I was just saying in Bombay, if there is a woman director or a woman who's in charge and she is directing people, she's very respected. Everybody. I mean, I'm surprised that if a man is in charge, he will be able to get the job done, and a woman will not be able to. It's very easy for them to manage things, but for a female, it is not that easy. It is not easy because others are not listening to her. So that's not the case in Bombay. अलका दी। मैं ज़बरदस्ती इंटरवीन कर रही हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि ये इतनी volatile. I'm happy with this discussion actually. That means we are all alive. And it's a very positive sign. और मुझे ये लग रहा है कि मैं सुष्मिता जी की बात से एग्री करती हूँ कि हमें इसको औरत या आदमी की बात से नहीं जोड़ना है। और रुचि जैसा आप बता रही है कि ये प्रॉब्लम आ रही है, हम उसको, ये हमारी डील करने की कैपेसिटी है। ये दुविधाएं सिर्फ रंगमंच पे नहीं हैं। I agree with that. क्योंकि ये आप थोड़ा बहुत रंगमंच का एक्सपीरियंस मुझे भी है जी, बहुत तो सारा है। मैं उस नाते से कह सकती हूँ कि 2 बातें मैं कहना चाहती हूँ कि जहाँ हम कह रहे हैं कि जयपुर में प्रोफेशनलिज्म नहीं है, मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ। सरताज जी मेरे साथ बैठे हैं, आज शायद हम लोग लगभग 50 साल से थिएटर कर रहे हैं। ये हो सकता है कि मैं अब इतना एक्टिवली परफॉर्म नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो प्रोफेशनलिज्म का वक्त और डिसिप्लिन का वक्त हमने देखा है वो कोई कम वक्त नहीं था। और मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ हो सकती है। हाँ, हम प्रोफेशनल नहीं है, इस वजह से हमें दुविधाएं आ रही हैं। सो दैट मीन्स दैट इज़ आवर एबिलिटी टू डील। हम प्रोफेशनलिज्म नहीं उसको नहीं अपना रहे हैं तो हमें दिक्कत आ रही है, अदरवाइज नहीं। दूसरी चीज़, औरत और मर्द की जो बात है ये सिर्फ रंगमंच पे नहीं है, हर जगह है। हमें इसको मानना चाहिए। जहाँ पर कि सेफ्टी, आपने टाइम बोला, ये सब हमारी अपनी डीलिंग कैपेसिटी है। मुझे 50 साल में कभी परेशानी नहीं आई। अब तो मैं उम्र के उस तरफ जा रही हूँ, लेकिन जब मैंने 16 साल में थिएटर शुरू किया था, इस रंगमंच पे जब यहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, बेसमेंट बन रहा था, अंधेरों में लैंटर्न्स चला के हमने प्रैक्टिसेस किया, हमें कभी सेफ्टी की प्रॉब्लम नहीं आई, ना हमें ये लगा कि हम कहीं जा रहे हैं। बल्कि एक चीज़ ज़रूर मैं बताना चाहूँगी, उस वक्त बड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा होता था। ये और इनके जैसे और जो डायरेक्टर्स थे और हम लोग, लड़कियों को रात को छोड़ने के लिए किसी ना किसी की जिम्मेदारी लगाई जाती थी कि इसको तू छोड़ के आएगा, उसको तू छोड़ के आएगा। और ये कहा जाता था, अरे यार ये सदमा आज मुझे बर्दाश्त करना है। ये हमारा एक रेगुलर लैंग्वेज बन गई थी कि आज तुझे कौन सा सदमा बर्दाश्त करना है। ये एक लैंग्वेज, इट वॉज अ वेरी फेमिलियर। हमको ऐसा लगता था हम अपने घर में बैठे। मुझे नहीं लगता कि कोई रिस्पेक्ट में प्रॉब्लम आती है या कोई। आई डोंट थिंक कि वो रिस्पेक्ट या डिसरिस्पेक्ट है, पर ये तो ज़रूर है कि एक महिला जब कमांडिंग पोजीशन में होती है तो वो काफ़ी लोगों को बर्दाश्त नहीं होती। वो उनकी प्रॉब्लम है, उनकी प्रॉब्लम है, वो उनकी प्रॉब्लम, पक्का उनकी प्रॉब्लम है। पर फाइनली आई हैव टू शोकेस माय प्ले। वी हैव टू डील विद आवर प्रॉब्लम, वो उनकी प्रॉब्लम। दिस इज इट। जी, मैं जो कहना चाह रहा था वो डॉक्टर साहिबा ने कह ही दिया। मैं भी यही कह रहा था कि एक्चुअली औरतों की डील करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। मैं तो पर्सनली फील करता हूँ, और उसके बाद भी वो मॉडेस्ट भी होती है कि उसको वो
ऐसे एक्सेप्ट भी नहीं करती कि है। और इस दौरान जो दुविधा का मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई बहुत बड़ा हादसा हो गया हो, बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो वो डील कर लेती हैं, जो आदमी को पता भी नहीं लगती। अगर वेरी स्पेसिफिक उदाहरण दूँ, चलो मैं जॉब करता हूँ तो मेरी बीवी भी करती है, इतनी ही चीज़ों को वो भी एनकाउंटर करती है। लेकिन मर्द जब काम करता है तो वो इस तरह का शो होता है कि जैसे पता नहीं क्या किया जा रहा है। और औरत को जब काम करते हुए देखा, वो मैंने ऐसे देखा है जैसे वाटर इज फ्लोइंग, इट इज सीमलेस फ्लोइंग, पता भी नहीं लगता। अब हम स्पेसिफिक जगह आए कि चलो जयरंगम हो रहा है, तो जयरंगम जब हो रहा है तो सारा घर ही कंधे के साथ कंधा लगा के खड़ा है, मेरी बीवी भी खड़ी है, मेरी रात भी जयरंगम के दिनों में 3 बजे खत्म होती है तो उसकी भी होती है, लेकिन दूसरे दिन मेरा दिन 10-11 बजे शुरू होता है, इनका 6 बजे शुरू हो जाता है। ये जो 5 घंटे की दुविधा है, यस, तो ये है, तो ये औरत इसको डील करने की कैपेसिटी बहुत बड़ी है। तो दुविधा है, जो ऐसी दुविधा नहीं है कि पहाड़ टूट गया, लेकिन आदमी को करनी पड़े ना तो पहाड़ ही टूट जाएगा एक्चुअली। Now conclusion has come out and I think we'll finish at this point कि ये जब पुरुष को करना पड़ता है तो पहाड़ टूटता है। मैम मैं एक बढ़िया चीज़ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। अभी 6-7 दिन पहले की बात है, मेरी एक कॉलेज की जूनियर मेजर प्रमिला सिंह, नाउ शी इज़ इन विद द इंडियन आर्मी, वो आई थी। तो उन्होंने अपना एक शेयर किया कि जब उनका फाइनल हर्डल था जिसमें 45 किलोमीटर की रन होती है, जिसमें उनको 2 SLR दी जाती है और पीछे पिट्ठू दिया जाता है, तो उनके कमांडेंट ने बोला, ये उनका टेक्निकल ऑफिसर गैंग का उनका पहला बैच था, तो उनके कमांडेंट ने बोला कि आप लोग इक्वलिटी की बात करते हो ना पूरे बैच को, यदि तुम्हें इक्वलिटी चाहिए, इक्वल अलाउंस चाहिए, इक्वल चाहिए, ये मेल कैडेट जो है, जेंटलमैन कैडेट्स, ये 45 किलोमीटर की रन इतने टाइम में करते हैं, तुम्हें मैं ये टारगेट दे रहा हूँ, तुम ये करके दिखाओ। एंड शी डिड इट। 45 किलोमीटर की जो रन थी, पूरी रन एक स्ट्रेच में उन लोगों ने किया और बहुत दिक्कत आई, पर मेल कैडेट से उनका सहयोग किया एंड दे डन दैट। और आज ये है कि मतलब वो एक एक्चुअली हम घूम फिर के फिर आ गए डिस्क्रिमिनेशन पर ही। नहीं मतलब नहीं, मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूं। ये मेरी बेटी नहीं बेटा है, तो भाई बेटी क्यों नहीं है वो? नहीं, मैं डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि वो जो डिफरेंस की बात करें तो डिफरेंस खत्म होने लगा और हो रहा है। ऐसे एग्जांपल्स हमारे बीच में हैं और अभी वो पूरी अपनी जो गैंग है, उस गैंग में वो जानी जाती द हॉर्स राइडर नाम से। आई एग्री विद यू कि पर हम इसको उस हैप्पी नोट पे ख़त्म करते हैं इस परिचर्चा को। हालांकि अभी हम कोई भी मूड में नहीं है यहाँ से जाने के, पर फिर भी क्योंकि नाटक होना है और ये इस परिचर्चा की और डाइवर्जन्स निकाल के विल कीप ऑन टॉकिंग अबाउट इट, विल मेक इट अ पॉइंट कि हम जी बिल्कुल जी सर माइक देना सर। डिस्क्रिमिनेशन की जहाँ बात कर रही हैं आप, तो जब आपका रिहर्सल चल रहा होता है और मेरा रिहर्सल चल रहा होता है तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमको ज़्यादा रुचि, मैं उनको रिहर्सल कर, और हम कहते हैं कि जाओ यार अपना रिहर्सल कर रही है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। चलिए आज की इस परिचर्चा को हम यही ख़त्म करते हैं। कल एक नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। कल का विषय है ड्रामा, गॉसिप एंड फूल्स। सो इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक इन वेरी वाइड टॉपिक। तो कल हम फिर मिलेंगे इस टॉपिक पर एक चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।